नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आईटीआर फाइलिंग सीजन शुरू हो चुका है। आयकर विभाग के पोर्टल पर असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए आईटीआर 1, 2 और 4 फाइलिंग शुरू भी हो चुकी है और लाखों टैक्स पेयर रिटर्न भरने की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन हर साल बड़ी संख्या में लोग कुछ ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं जो बाद में उन लोगों के लिए नोटिस, रिफंड डिले या स्क्रूटनी की वजह बन जाती है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आईटीआर फाइलिंग के दौरान होने वाली वो कौन सी छोटी मोटी गलतियां होती हैं और हम ये भी जानेंगे कि उनसे हम बचें कैसे। तो ये सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि जो एक आम आदमी है उसमें सबसे ज्यादा एक ये होता है कि सबसे बड़ी वो गलती यही कर देते हैं कि एआईएस और फॉर्म 26 एएस को वो चेक नहीं करते। एआईएस, टीआईएस और फॉर्म 26 एएस को मैच करना कितना जरूरी होता है, और अगर इनमें कोई इनकम छूट जाती है तो क्या नोटिस आ जाता है या नहीं? देखिए, ऐसा है मीनू जी की व्यक्ति का स्वभाव भूलना होता है। अभी आज अपन ये जून महीने में और पिछले साल अप्रैल में अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया होगा तो आप भूल गए होंगे, आपको याद नहीं रहा होगा। हम्म। पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी नहीं भूलता है। तो जो एआईएस है उसमें आपके जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं जो सर्टेन एंटिटीज ऑब्लाइज्ड है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करने को, वो सब ट्रांजैक्शन दिखते हैं। हम्म। और जो 26 एएस है वो छोटा सा डॉक्यूमेंट है, मतलब वो सबसेट है एआईएस का। हम्म। 26 एएस में आपके टीडीएस, रिफंड, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स की डिटेल रहती है। जबकि एआईएस में आपका एफडी का इंटरेस्ट, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, प्रॉपर्टी बेची है, शेयर खरीदे हैं, शेयर बेचे, उन सब की डिटेल रहती है। तो हम्म। मेरी तो टैक्स पेयर को यह राय है कि अपना आईटीआर भरने में जल्दबाजी नहीं करें। और 26 एएस जो जब पूरा अपलोड, उसमें सब ट्रांजैक्शन पूरे अपलोड हो जाए, क्योंकि 26 अपना एआईएस है वो डायनामिक डॉक्यूमेंट है। मतलब जैसे एंटिटीज अपलोड करती है डॉक्यूमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोसेस करता है, तो आपका एआईएस है वो चेंज हो जाता है। हम्म। तो ये एंटिटीज के लिए डॉक्यूमेंट ये सब अपलोड करने की लास्ट डेट 31 मई है। हम्म। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है उसको प्रोसेस करने में और आपके खुद के एआईएस में रिफ्लेक्ट होने में। तो जी। कम से कम 15 जून तक तो वेट करनी चाहिए। अभी 15 जून हो ही गया है, हम्म। तो आप अपना आईटीआर भरना शुरू कर सकते हैं। परंतु हम्म। आईटीआर भरने के बाद भी 15 जुलाई के बाद एक बार और देख लें अपना एआईएस की कोई नया ट्रांजेक्शन तो उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। हम्म। जहां तक आपका प्रश्न है कि आपने अगर एआईएस रेफर नहीं किया, कुछ हम्म। इनकम छूट गई, हम्म। इनकम छूट गई तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से प्रेम पत्र आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा आजकल ऐसा कहते हैं जी। कि आपको अपने बारे में जितना मालूम नहीं है उससे ज्यादा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके बारे में मालूम है। तो जी। बेहतर होगा कि आप जितनी इनकम, और अगर आप आईटीआर भर दिया है और उसके बाद आपको एआईएस में कुछ इनकम रिफ्लेक्ट होती है और वो सच में आपको हुई है, तो हम्म। आपको अपना आईटीआर रिवाइज कर देना चाहिए। जी, रिवाइज कर देना चाहिए। लेकिन सर, आपने अभी जैसे बोला कि 15 जून तक आईटीआर फाइल कर देना चाहिए और उससे पहले नहीं भरना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि लास्ट डेट तक वेट नहीं करना चाहिए, और कई लोग कहते हैं कि पूरा अच्छे से आपको रीचेक करके, रीवर्क करके उसके बाद ही भरना चाहिए। तो कौन सा सही है, ये कि लास्ट डेट तक रुके या फिर एक हफ्ते पहले तक रुके, या मिड ऑफ द मंथ भर देना चाहिए किसी भी हाल में? देखिए, एक कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का, हम्म। और दूसरा है कि लास्ट डेट तक वेट नहीं करनी चाहिए। तो उसमें आप दोनों में के बीच का सामंजस्य बिठा दीजिए। अब हम्म। जैसे आईटीआर 1, 2, 4 तो काफी टाइम से पहले नोटिफाई हो गए, यूटिलिटी हम्म। वगैरह आ गई थी। परंतु जैसे मैंने बताया कि आप कुछ शेयर के ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक में हम्म। एफडी है, हम्म। कोई प्रॉपर्टी का लेन देन किया है, तो आपको एआईएस के अपडेट होने तक वेट करनी चाहिए।
अब जैसे 15 जून के पहले नहीं करना चाहिए, अभी आप हम्म, अपना आईटीआर फाइल करना शुरू कर सकते हैं। जी। और यह तो सही बात है कि आपको लास्ट डेट तक तो वेट करनी नहीं चाहिए। जैसे जो नॉर्मल इनकम, जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है, उनके लिए 31 जुलाई लास्ट डेट है। और जी। जिनके बिजनेस इनकम है और जिनके अकाउंट्स ऑडिट नहीं होते हैं, हम्म। उनके लिए एक अलग से डेट इस साल से निकाल दी है, 31 अगस्त की। तो हम्म। 31 अगस्त वालों के लिए तो काफी टाइम है, तो जी। उनको तो बिल्कुल ही जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नहीं उसमें कर। क्या है, बिजनेस वालों के तो बहुत सारे टीडीएस वगैरह भी करते हैं, तो हाँ। टीडीएस वगैरह भी सब रिफ्लेक्ट, जब तक आपका डिडक्टर टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं करेगा तब तक एआईएस में रिफ्लेक्ट भी नहीं होगा। नहीं तो होगा। न जल्दी में न लास्ट डेट तक, बीच बीच में का, और हम्म। तब तक आप तैयारी तो कर सकते हैं ना अपने हम्म। डेटा वगैरह निकालने की। आपके बैंक स्टेटमेंट है उसे रिकनसाइल कर दीजिए, जी। आपके डॉक्यूमेंट वगैरह आपके फंड हाउस है, आपके ब्रोकर है, वहां से डिटेल वगैरह मंगवा लीजिए। जी हाँ, तो मतलब इतनी जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए, पर अगर आपको लगता है कि आपने हर तरह से रीचेक कर लिया है अपना, जो है रीवर्क कंप्लीट कर लिया है, तो आपको लास्ट डेट तक मतलब ऐसा नहीं वेट करना चाहिए, कर देना चाहिए, क्योंकि लास्ट डेट तक अगर आप वेट करेंगे तो जरूर कोई मिस्टेक हो सकती है। एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगी सर, जैसे सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट होता है, एफडी इंटरेस्ट होता है, और साइड इनकम होती है, तो बहुत से लोग उसको छुपा जाते हैं, बताते नहीं है, तो ये छुपाना अपने इनकम को कितनी बड़ी गलती साबित हो सकता है? क्या ऐसी इनकम छिपाने पर भी नोटिस आ जाता है? और इनकम सोर्सेज को सही तरीके से आप रिपोर्ट करें, उसका एक सही प्रोसेस क्या होता है, क्या सही तरीका है ऐसा करने के लिए? देखिए, ऐसा है कि पहले जब ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में डेटा सेंट्रलाइज नहीं था, हम्म। कंप्यूटराइजेशन कंप्लीट नहीं था, तो कई लोग जो सैलरीड लोग है वो फॉर्म 16 अपने कंसल्टेंट को दे देते थे, और सिर्फ उसके बेसिस पे ही आईटीआर भरा जाता था, दूसरी इनकम वगैरह बताते नहीं थे। आज की तारीख में आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, एफडी इंटरेस्ट वगैरह, या जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो एआईएस में रिफ्लेक्ट होते हैं। हम्म। अगर आपने अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में नहीं बताया है, तो इनकम टैक्स का जो सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, वो डिटेक्ट कर देगा, फिर आपको नोटिस आ जाएगा, और नेसेसरली आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। टाइम राइट। निकल गया तो अपडेटेड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। हम्म। एडिशनल इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट टैक्स लग जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप वेट करिए इत्मीनान से, और इनकम सब बताइए। मतलब इनकम हम्म। टैक्स डिपार्टमेंट को आपके बारे में खुद से ज्यादा मालूम है। मालूम है, हाँ, अपनी सारी इनकम आपको शो करनी है उनके आगे, कुछ भी आपको हाइड नहीं रखना है। अच्छा सर, एक सवाल और है, जैसे हर साल लाखों लोग आईटीआर भरते हैं, लेकिन कई लोग, ये बहुत ज्यादा हमें सुनने को मिलता है कि आईटीआर फॉर्म उन्होंने गलत चुन लिया, तो किसी के पास कैपिटल गेन होता है लेकिन वो आईटीआर 1 भर देते हैं, कोई मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टी होने के बावजूद गलत फॉर्म भर देता है, तो इनके नुकसान क्या होते हैं? आम टैक्स पेयर को सही फॉर्म चुनने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आपका कंपोजिशन, जो इनकम का कंपोजिशन है वो देखना चाहिए। हम्म। अगर आपके पास कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम नहीं, और आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं है, तो आपको हम्म। फॉर्म 1 भरना है। अगर आप हम्म। बिजनेस इनकम नहीं है और कैपिटल गेन है, तो आईटीआर 2 भरिए। हम्म। बिजनेस इनकम में अगर प्रेजेंटिव स्कीम में जा रहे हैं आप, तो आईटीआर 4 है। हम्म। प्रेजेंटिव स्कीम में नहीं जा रहे हैं तो आईटीआर 3 है। अगर आप हम्म। गलत फॉर्म भरते हैं, मतलब जैसे अगर आपके कैपिटल गेन है और आप आपने आईटीआर 1 भरा, हम्म। इसका सीधा सा मतलब है कि आपने अपना कैपिटल गेन रिपोर्ट नहीं किया, आप हम्म। अपनी इनकम छिपा रहे हैं, तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ जाएगा, और हम्म। इंटरेस्ट पेनल्टी भी लग जाएगा। तो हम्म। आपको, जैसे मैंने बता दिया कि आपका इनकम का कंपोजिशन क्या है, उस हम्म। हिसाब से आपको कौन सा फॉर्म भरना है वो डिसाइड करना है। अगर हम्म। एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो भी आप आईटीआर 1 नहीं भर सकते, भले ही आपके कैपिटल गेन या बिजनेस इनकम नहीं हो। अभी हम्म। इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से, अगर आपके पास दो से ज्यादा प्रॉपर्टी है, और दो से ज्यादा प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो आपको मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर कर सकते हो। हम्म। और बाकी की प्रॉपर्टी पे भले ही आप आपके रिलेटिव रह रहे हैं, आप रह रहे हैं, हम्म। आपको उस पे रेंटल, नोशनल रेंटल इनकम बतानी पड़ती है। तो अच्छा। अगर किसी ने अगर आईटीआर 1 ही भरा है, तो वो तो सरासर गलती ही की है। जी। तो जैसे सर एक और है, जैसे गलत डिडक्शन क्लेम करते हैं बहुत से लोग, तो ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास बहुत सारा डेटा भी अवेलेबल है, तो ऐसा करना कितना ज्यादा रिस्की हो सकता है, और किन डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखना चाहिए अगर आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो? देखो, एक तो गलत डिडक्शन क्लेम करना तो एकदम गलत बात है, कितना गलत नहीं है, पूरी तरह से गलत है। हम्म। जहां तक डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं,
अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट कर रहे हैं, आपका एचआरए का डिडक्शन है, एलटीए का डिडक्शन है, लाइफ इंश्योरेंस, होम लोन पेमेंट, रीपेमेंट, इंटरेस्ट वगैरह का डिडक्शन है, तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट संभाल के रखने चाहिए। मतलब जैसे आप एचआरए क्लेम कर रहे हैं तो आपका जो रेंटल एग्रीमेंट है, रेंट रिसीट है, वो होनी चाहिए। एलटीए क्लेम कर रहे हैं तो आपका जो ट्रैवल के बिल वगैरह वो होने चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, होम लोन कंपनी का जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है, वो जो मेडिक्लेम है तो मेडिक्लेम की रिसीट वगैरह, मेडिक्लेम का तो सर्टिफिकेट आता है, वो आपको संभाल के रखना चाहिए। जी। तो ये है कि आपको अपने ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट सर ने बताया ये तो संभाल के रखने चाहिए। अभी ये भी है कि बहुत से लोग रिटर्न तो फाइल कर देते हैं लेकिन वेरिफिकेशन करना ही भूल जाते हैं, तो उसका क्या असर हो सकता है और वेरिफिकेशन का सबसे इजी प्रोसेस क्या होता है? देखिए, वेरिफिकेशन का सबसे इजी प्रोसेस है आपका आधार बेस्ड ओटीपी। आजकल आज की तारीख में करीब करीब सबके पास में राइट। आधार है और फोन नंबर भी कनेक्टेड है। तो जैसे ही आप अपना आईटीआर अपलोड करते हैं वैसे ही आपको वेरीफाई भी कर लेना चाहिए, जिससे आपकी फाइलिंग की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अगर आप वेरीफाई नहीं करते हैं 15 दिन के भीतर भीतर, 15 दिन का टाइम है शायद, पहले तो 120 दिन हुआ करता था। अगर आपने अपना आईटीआर जो जितना टाइम दिया हुआ है उसमें वेरीफाई नहीं किया है और अगर गवर्नमेंट ने डेट नहीं बढ़ाई है तो आपने जो रिटर्न फाइल किया है वो इनवैलिड हो जाता है। मतलब आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया है, तो जो रिटर्न फाइल नहीं करने की जितनी कॉन्सिक्वेंसेज होती है वो आईटीआर विद इन टाइम वेरीफाई नहीं करने पर आपके ऊपर आ जाएगी। आ जाएगी। राइट। और एक जो सवाल है तो बहुत ही कॉमन है, हर कोई इंसान पूछता है, आईटीआर फाइल नहीं भी करता है तब भी हर कोई पूछता है कि रिटर्न जो हमारा रिफंड है वो कब आएगा। तो ये तो मतलब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो अगर किसी का रिफंड बन भी रहा है और उसे जल्दी रिफंड पाना है अपना, तो उसको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, एक तो आपका जो टीडीएस का जो क्लेम आप कर रहे हैं अपने आईटीआर में, उसको आप एआईएस या 26CS से वेरीफाई कर दीजिए। राइट। अगर आपके हिसाब से कोई टीडीएस दिख रहा है और वो उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है एआईएस में, तो जिसने वो टीडीएस काटा है उससे बात करिए आपके, भाई आपने टीडीएस भरा नहीं है या भरा है तो आपने टीडीएस का रिटर्न अपलोड नहीं किया, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपके टीडीएस की जो क्रेडिट है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से देता है। क्योंकि आज आज की तारीख में आप कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच नहीं कर सकते। पहले जमाने में आपको जो टीडीएस की क्रेडिट है वो आप टीडीएस सर्टिफिकेट जो करते थे उसके बेसिस पे मिलती थी। आज अभी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में जो डिटेल आई है उसके बेसिस पे ही क्रेडिट मिलती है। तो एक तो टीडीएस का, और एक टीडीएस का रिकंसिलेशन कर दीजिए कि आप जो टीडीएस का क्लेम कर रहे हैं वो एआईएस में रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अपना आईटीआर ड्यू डेट के पहले भर दीजिए तो जो रिफंड पे इंटरेस्ट मिलता है वो पूरा मिलेगा। अगर आप ड्यू डेट के बाद में अगर आईटीआर फाइल करते हैं तो जितना पीरियड का डिले का आपकी कारण है उस पीरियड का आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। एक बात और मैं बताना चाहूंगा मीनू जी, कि ये जो दो टैक्स रेजिम है, ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम, अगर आपको ओल्ड टैक्स रेजिम चूज करना है तो अपना आईटीआर का रिटर्न आपकी जो दो ड्यू डेट बताई है उसके पहले ही फाइल करना है। अगर आप ये ड्यू डेट वाली गाड़ी चूक गए तो फिर आपको न्यू टैक्स रेजिम में ही ले जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तब आपके पास ओल्ड टैक्स रेजिम की ऑप्शन नहीं है। और ऐसी स्थिति में जो एचआरए है, एलटीए है, होम लोन इंटरेस्ट है, उसका किसी का भी बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 75,000 मिलता है न्यू टैक्स रेजिम में, ओल्ड टैक्स रेजिम में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो जिन्होंने कैलकुलेशन करके देख रखा है कि भाई मेरे को ओल्ड टैक्स रेजिम में ज्यादा फायदा और कम टैक्स लाइबिलिटी आती है, तो उनको तो अपना आईटीआर करो या मरो उस पर ड्यू डेट के पहले ही फाइल करना है। और अगर आप गाड़ी चूक गए तो मैंने बता दिए, बहुत मतलब बहुत ज्यादा टैक्स भरने का आ जाए, बहुत ज्यादा भरने का आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। एक मैं सवाल बिल्कुल ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स रिजीम पर ही पूछने वाली थी, आपने ही बता दिया उसके लिए। लेकिन फिर भी एक सवाल मेरे मन में है कि एज अ एक्सपर्ट आप टैक्स की सलाह देते हैं, आपके हिसाब से ओल्ड टैक्स रिजीम ज्यादा अच्छा है या न्यू टैक्स रिजीम? अगर किसी की 12 लाख से जो सीटीसी है, जो इनकम है वो कम है,
तो उसको कौन सी रेजिम अपनानी चाहिए? देखिए ऐसा है, ओल्ड टैक्स रेजिम में तो जो सेक्शन 87A का रिबेट है वो हम्म। उनको ही मिलता है जिनकी 5 लाख से इनकम कम है, टैक्सेबल इनकम। हम्म। तो अगर आपकी 5 लाख से इनकम ज्यादा है तो ओल्ड हम्म। टैक्स रेजिम तो रूल आउट हो गया। और हम्म। अगर 12 लाख से कम है तो 12 लाख से कम है वो उन लोगों को सेक्शन 87A में 60,000 रुपए तक का इनकम टैक्स का रिबेट मिलता है न्यू जी। टैक्स रेजिम में। तो हम्म। उनके लिए तो कहने की बात ही नहीं, न्यू टैक्स रेजिम बड़ी बेहतर है। पर एक बात बेहतर। बताना चाहूंगा हम्म। कि न्यू टैक्स रेजिम में जो कोई भी इनकम आपकी जो फिक्स रेट फ्लैट रेट से टैक्सेबल होती है, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है कोई भी हम्म। नेचर का, इक्विटी का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, हम्म। तो वो उस पर कोई रिबेट आपको न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगी। अच्छा। ओल्ड टैक्स रेजिम में अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है हम्म। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इक्विटी का या दूसरा भी कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, हम्म। और इक्विटी का लॉन्ग टर्म कैपिटल छोड़ के दूसरा कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल हम्म। गेन है, तो उस पर आपको रिबेट मिलती है। तो यह देख लीजिए आपका इनकम का क्या कंपोजिशन है कंपोजिशन और है। कितना इनकम है आपका। अच्छा। और अगर सपोज और किसी की 12 लाख रुपए से कम है इनकम, और वो हाउस रेंट भी पे कर रहा है, सुकन्या समृद्धि भी दे रहा है, अगर वो कहीं म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका बेनिफिट न्यू टैक्स रेजिम में उसको मिलेगा या फिर उसको ओल्ड लेना पड़ेगा? नहीं, न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगा, परंतु ऐसा है हम्म। कि न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स की रेट इतनी आकर्षक है हम्म। कि बहुत सारे टैक्स पेयर है वो न्यू टैक्स, जिनकी 12 लाख से कम इनकम है वो तो न्यू टैक्स रेजिम में ही जाएंगे। इसका कोई रेडीमेड आंसर नहीं दिया जा सकता, ये टेलर मेड है। हर एक को उसकी जो इनकम कंपोजिशन है, क्या क्या एग्जेम्पशन डिडक्शन क्लेम करने वाले, उसके हम्म। बेसिस पर मिलने वाला है। हम्म। तो जब जैसे आप बता रहे हैं कि किसी का HRA LTA का क्लेम है, डिडक्शन वगैरह है, तो भी आपको देखना पड़ेगा कि आपका HRA का एग्जेम्पशन कितना है। मतलब हम्म। जो हाई सैलरी वाले हैं, जो महीने का, जिनको जैसे करोड़ का सैलरी है किसी का, तो हम्म। उनका मतलब जो बेसिक एग्जेम्पशन, बेसिक सैलरी है 1 करोड़ है, तो उनको हम्म। 50 लाख का HRA मिलता होगा। मुंबई जैसी जगह में ऐसे लोग महीने का 3-4 लाख रुपया भी किराया भर रहे हैं। तो हम्म। उनके लिए तो HRA का एग्जेम्पशन, जो न्यू टैक्स रेजिम में बेनिफिट मिलते हैं लोअर रेट वगैरह का, उसको मात कर जाता है। जी। तो जो सैलरीड लोग हैं और जिनके बिजनेस इनकम नहीं है, उनके लिए सबसे बढ़िया रास्ता है, आप इनकम टैक्स इनकम टैक्स लाइबिलिटी का कैलकुलेशन करिए कि भाई हम्म। मेरे ये एग्जम्पशन मिलेंगे, ये डिडक्शन मिलेंगे, ओल्ड टैक्स रेजिम में कितना टैक्स लगता है, न्यू टैक्स रेजिम में कितना टैक्स लगता है, और हम्म। वो जो जिसमें कम टैक्स लगता है वो ऑप्ट कर लीजिए। हम्म। इवन अगर आप एम्प्लॉयर को ओल्ड टैक्स रेजिम जैसे ऑप्ट किया है और हम्म। आपको लगता है मेरे को न्यू टैक्स रेजिम में फायदा हो रहा है, तो आप हम्म। अपना ITR भरते टाइम न्यू टैक्स रेजिम भी ऑप्ट कर सकते हो। मतलब एम्प्लॉयर के साथ में जो रेजिम आपने ऑप्ट किया है हम्म। वो आपके लिए ITR फाइल करते टाइम बाइंडिंग नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर जी बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए और आईटीआर फाइलिंग को लेकर, टैक्स को लेकर डिटेल में हमारे साथ बात करने के लिए। तो आई होप अब व्यूअर्स को ठीक से समझ आ गया होगा कि आखिर क्या गलती नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग जी बिजनेस।